मैं शशि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पादप व जंतु समुदाय पाए जाते हैं। पादप समुदायों में अनेक प्रकार की पादप जातियाँ पाई जाती है तथा जंतु समुदायों में अनेक प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। प्रकृति में पादप व जंतु समुदाय में गहरा संबंध होता है तथा ये दोनों ही समुदाय एक दूसरे के बिना इनका अस्तित्व संभव नहीं होता है। दोनों सम्मिलित रूप से जीव समुदाय का निर्माण करते हैं। जीव समुदाय में सभी जीव, चाहे पादप हों या जंतु हों, परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा साथ ही अपने चारों ओर के वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते रहते हैं। इस प्रकार किसी भी क्षेत्र विशेष के पादप, जंतु एवं वातावरण के सम्मिलित रूप से बनने वाले तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। जीव समुदायों को हम दूसरे शब्दों में लिविंग ऑर्गेनिजम्स तथा या बायोटिक फैक्टर्स भी कह सकते हैं तथा इन्वायरमेंट या वातावरण को नॉन लिविंग इन्वायरमेंट या एबायोटिक फैक्टर्स भी कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स या बायोटिक फैक्टर्स तथा नॉन लिविंग इन्वायरमेंट या एबायोटिक फैक्टर्स के एकीकरण से जो तंत्र बनता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। टेंसले ने 1935 में इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले गठन किया। इको जो कि इको शब्द जिसका कि ओरिजिन ग्रीक शब्द ओइकोस से है, इसका मतलब होता है एनवायरनमेंट तथा सिस्टम का से तात्पर्य है तंत्र से है। टेंसले के अनुसार वातावरण के जैविक एवं अजैविक कारकों के एकीकरण के फलस्वरूप निर्मित तंत्र को इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इस इकोसिस्टम में तंत्र के सभी घटक आपस में एक दूसरे पर प्रभाव डालते हुए एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता की स्थिति में होते हैं। अब हम इकोसिस्टम की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। इकोसिस्टम की डेफिनेशन में सबसे पहले हम ओडम की बात करेंगे। ओडम ने 1971 में जो डेफिनेशन दी उसके अनुसार कोई इकाई क्षेत्र जिसमें क्षेत्र विशेष के जीव निहित हों जो अपने भौतिक वातावरण से अन्योन्य क्रिया या अंतःक्रिया कर रहे हों, जिसमें ऊर्जा प्रवाह, स्पष्ट पोष स्तर, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर तथा जीव विविधता एवं पदार्थों का चक्रण हो, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। इसी प्रकार से एक अन्य इकोलॉजिस्ट माइकल्स एलेबी 1983 के द्वारा भी इकोसिस्टम की डेफिनेशन दी गई। इनके अनुसार अन्योन्य आश्रित जीवों का समुदाय अपने वातावरण के साथ पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। अन्योन्य आश्रित जीवों का समुदाय का मतलब है कि जीव समुदाय, चाहे वो पादप समुदाय हो चाहे जंतु समुदाय हो, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वास्तव में पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन ही पारिस्थितिकी या इकोलॉजी है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि पारिस्थितिक तंत्र में एक क्षेत्र विशेष में विकसित इकाई है जिसमें विभिन्न प्रकार के पादप, जलीय जीव, स्थलीय जीव शामिल होते हैं। ये जीव प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या प्राथमिक उपभोक्ता, कंज्यूमर्स या उपभोक्ता तथा अपघटक या डीकम्पोजर्स के रूप में होते हैं। इन सभी पर अजैविक घटकों का नियंत्रण होता है। इन सभी घटकों में एवं तत्वों में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता रहता है जो इकोसिस्टम के सुचारू रूप से गतिशील रहने के लिए आवश्यक है। अब हम बात करेंगे इकोसिस्टम की रेंज की या परिसीमा की। यदि हम इकोसिस्टम की रेंज की बात करें तो तालाब के पानी की एक बूंद जो कि एक लघु पारिस्थितिक तंत्र या माइक्रो इकोसिस्टम है, तो महासागर, रेगिस्तान, वन बड़े पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र अस्थायी हो सकते हैं या स्थायी हो सकते हैं। अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र के एग्जाम्पल हैं
क्रॉपलैंड या फसल का खेत, तथा स्थायी पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है फॉरेस्ट, सी इत्यादि। वैसे संपूर्ण पृथ्वी धरातल, जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं, भी एक जायंट इकोसिस्टम या वृहद इकोसिस्टम है। बायोस्फीयर का एक साथ अध्ययन करना कठिन होता है, अतः सुविधा की दृष्टि से इसके छोटे छोटे उपखंड बनाकर, जैसे वन, मरुस्थल, घास स्थल बनाकर प्रकृति का अध्ययन किया जा सकता है। इन छोटे उपखंडों को इकाई पारिस्थितिक तंत्र या यूनिट इकोसिस्टम कहते हैं। ये सभी यूनिट इकोसिस्टम एक दूसरे से समय व स्थान में पृथक हैं, लेकिन कार्यात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इनके मध्य कोई स्पष्ट कार्यात्मक विभाजन रेखा नहीं होती। इसके बाद हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर एंड काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम। जीवमंडल में पाए जाने वाले सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों को कृत्रिम रूप से निम्नांकित प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है प्राकृतिक इकोसिस्टम या नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या कृत्रिम इकोसिस्टम। अब हम पहले प्रकार के बारे में बात करेंगे, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। ये स्वतः ही पारिस्थितिक अवस्थाओं के अनुसार बनते हैं तथा मानव का इनमें अधिक हस्तक्षेप नहीं होता। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को आवास के आधार पर पुनः विभाजित किया जाता है। पहला है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तथा दूसरा है जलीय पारिस्थितिक तंत्र या एक्वेटिक इकोसिस्टम। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं वन, घास, मरुस्थल आदि। इनको वन पारिस्थितिक तंत्र, घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र तथा मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। दूसरा जलीय पारिस्थितिक तंत्र, इन तंत्रों का माध्यम जल होता है। इसके उदाहरण है तालाब, कुंड, समुद्र आदि। जल के प्रकार के आधार पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र को पुनः हम दो भागों में विभक्त करते हैं, अलवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र या फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। दूसरा है लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र या मेरीन इकोसिस्टम। पहला फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अलवणीय जल दो अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला है सरित जलीय आवास या लोटिक, दूसरा है स्थिर जलीय आवास या लैंटिक। पहला जो लोटिक इकोसिस्टम है, इसमें जल बहती हुई अवस्था में पाया जाता है। एग्जाम्पल है नदी, झरना इत्यादि। स्थिर जलीय आवास या जिसे हम लैंटिक कहते हैं, इसमें जल एक स्थान पर रुका हुआ होता है या स्थिर होता है, जैसे झील, तालाब, कुंड इत्यादि। अब दूसरा लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र या मेरीन इकोसिस्टम। इन तंत्रों में जल लवणीय होता है, जैसे समुद्र आदि। आर्टिफिशियल या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हम बात करेंगे। ये तंत्र मानव द्वारा निर्मित भी होते हैं तथा मानव ही इसको नियंत्रित भी करता है। इसका उदाहरण है जैसे फसल का खेत, उद्यान इत्यादि। इस कृत्रिम इकोसिस्टम में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण में सुनियोजित फेरबदल या मैनिपुलेशन करता रहता है तथा मनुष्य इन तंत्रों में विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स या उर्वरक, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या कीटनाशक का उपयोग करता रहता है तथा इनका संतुलन लगातार बिगड़ता रहता है।